हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र पढ़ा। और इसके पहले का वीडियो मेरा था राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। आज में हम आपको बताने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान की प्रकृति राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर दो दृष्टिकोण हैं, दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा ये मानती है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, यानी कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। तो इसमें दो हैं, एक है विज्ञान मानने के पक्ष में, यानी कि विज्ञान के पक्ष में तर्क, राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। प्रकृति का तात्पर्य क्या है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। क्या राजनीति विज्ञान कला है, क्या राजनीति विज्ञान कला है अथवा कला नहीं है। इस पर आज हम फोकस करेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के पक्ष में जो समर्थक हैं उसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। जैसे कि अरस्तु हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, बोदा हैं, हाब्स हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, ब्लंटसली हैं, जेलिनेक हैं। यानी कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दिया है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दिया है। जेलिनेक है, फाइनर है, लास्की हैं, ये सारे विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस। राजनीति विज्ञान क्या है कि विज्ञान है। जो सारी बातें विज्ञान में समाहित होती हैं वही सारी बातें राजनीति विज्ञान में भी समाहित होती हैं। कुछ दूसरी विचारधारा है जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इनको मानने वाले में हैं बकल, मेटलैंड, काम्टे, कैटलीन, मोस्का, ब्रोगन और बर्ग। ये सारे विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो आज हम तर्क देंगे राजनीति विज्ञान के पक्ष में और राजनीति विज्ञान के विपक्ष में। कौन कौन से विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, कौन कौन से विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं, विज्ञान की परिभाषा को कि विज्ञान है क्या, विज्ञान है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान क्या है, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। ऐसे में चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार विज्ञान की जो परिभाषा दी गई है वह है कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो पर्यवेक्षण प्रयोग पर आधारित हो, पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो और परिचित हो, क्रमबद्ध हो और जिसमें कि सामान्य सिद्धांत समाहित हो। यानी कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्रयोग और पर्यवेक्षण पर आधारित हो, जो परिचित हो, क्रमबद्ध हो और उसमें सामान्य सिद्धांतों का समावेश हो। ऐसे विषय को या ज्ञान की इस शाखा को हम विज्ञान कहते हैं। ज्ञान की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वहीं गार्नर ने सबसे सटीक परिभाषा दी है। गार्नर का कहना है कि विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण और अध्ययन और अनुभव पर आधारित हो। यानी विज्ञान किस पर आधारित हो? पर्यवेक्षण, अध्ययन और अनुभव पर आधारित हो तथा जिसमें कार्य और करण का संबंध पाया जाता है। विज्ञान क्या है? जिसमें कार्य और करण का संबंध पाया जाता है। ऐसे विषय को हम विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान एक ज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि
प्रयोग किया गया हो, वह प्रयोगों पर आधारित हो, पर्यवेक्षण पर आधारित हो, अनुभव पर आधारित हो, उसमें सामान्य सिद्धांत हो और सामान्य सिद्धांतों पे सारे विद्वान एकमत हो, सामान्य सिद्धांतों पे सारे विद्वान एकमत हो, और उसमें कार्य और करण का संबंध पाया जाता है। यानी कि घटनाएं जो घटित होती हैं वह क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और कब होती हैं। यानी कि घटनाएं घटित होने के पीछे कुछ कारण विद्यमान हो, जैसे कि हम प्राकृतिक विज्ञान में कह सकते हैं। तो विज्ञान होने की कुछ शर्तें हैं, विज्ञान होने की कुछ शर्तें हैं। किसी भी विषय को हम विज्ञान कैसे मानते हैं, किसी भी विषय को हम विज्ञान कैसे मानते हैं। विज्ञान की शर्तें, विज्ञान की शर्तें, शर्तें कौन सी हैं? विज्ञान की शर्तें, शर्तें कौन सी हैं विज्ञान की? विज्ञान की शर्तें कौन सी हैं? हम किसी विषय को विज्ञान की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए कि हम उस विषय को विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि विज्ञान होने के कई चरण होते हैं, विज्ञान होने के कई चरण होते हैं। हम उन चरणों का प्रयोग करके ही, उन चरणों को अपनाकर ही किसी विषय को हम विज्ञान मानते हैं या विज्ञान बनाते हैं। वह पहला चरण होना चाहिए, जो चरण है या शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, जो किसी भी विषय को विज्ञान होने की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उसमें पहला है आपका तथ्य संकलन। तथ्य संकलन, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन। हम क्या करते हैं? तथ्यों का विज्ञान, यानी कि किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए या विज्ञान की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मैटर कलेक्शन करते हैं, यानी कि मटेरियल का कलेक्शन करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में देखिए, विज्ञान दो होते हैं, विज्ञान दो होते हैं, एक नेचुरल साइंस होता है, एक सोशल साइंस होता है। नेचुरल साइंस में जैसे हम लेते हैं फिजिक्स को लेते हैं, केमिस्ट्री को लेते हैं, जूलॉजी को लेते हैं, बॉटनी को लेते हैं और मौसम विज्ञान को भी लेते हैं। इनको हम नेचुरल साइंस की संज्ञा देते हैं। क्योंकि नेचुरल साइंस क्योंकि ये नेचुरल ही होते हैं। हम जो अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, वह नेचुरल चीज़ों पर करते हैं, नेचुरल वस्तुओं पे करते हैं। जैसे कि जड़ वस्तुएं हैं, जीव हैं, वनस्पतियां हैं, इन पर अपना प्रयोग करते हैं। और इन पर जो प्रयोग करते हैं तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसलिए हम इसको नेचुरल साइंस कहते हैं। और जो सोशल साइंस है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे जो विषय हैं इसको हम सोशल साइंस की श्रेणी में लेते हैं। तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है नेचुरल साइंस, दूसरा है सोशल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान, ये दो शाखाएं होती हैं। तो जैसा कि पहला है तथ्य संकलन, हम तथ्यों का संकलन करते हैं। देखते हैं कि जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम लोग प्रयोग करते हैं हाई स्कूल में, इंटर में, बीएससी में, एमएससी में, जब हम प्रयोगशाला होती है उसके लिए प्रयोग करते रहते हैं, नित्य प्रयोग करते रहते हैं। और प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, मटेरियल का कलेक्शन करते हैं, मटेरियल का कलेक्शन करते हैं, यानी कि तथ्यों का संकलन करते हैं, तथ्य का संग्रह करते हैं। जैसे कि हम सपोज दैट हम लोग गए किसी फील्ड में, वहां पे देखें हम कई प्रकार के पौधे हैं, कई प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो सारी वनस्पतियों को इकट्ठा करके लाते हैं, सारे पौधों को, उनके फूलों को इकट्ठा करके लाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? तथ्य संकलन, यानी कि पदार्थों का संकलन करते हैं या मैटर का संकलन करते हैं। तो दूसरा चरण आता है, तथ्यों का संकलन करने के पश्चात दूसरा चरण जो होता है वो वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होता है। दूसरा चरण क्या होता है? वर्गीकरण होता है। हम तथ्यों का जब संकलन कर लेते हैं तो तथ्यों का संकलन करने के पश्चात हम उसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि हमने मैदान से या फील्ड से विभिन्न वनस्पतियां लाई, तो उन वनस्पतियों को जो समान गुण वाले हैं उसको अलग अलग रखेंगे। जैसे कि चने का पौधा है उसको अलग रखेंगे, मटर का अलग रखेंगे, सरसों का अलग रखेंगे। इसी तरह से विभिन्न जो पुष्प हैं या जो विभिन्न वनस्पतियां हैं जो एक जाति के होंगे, एक स्पीसीज के होंगे, उन सबको हम अलग अलग रखेंगे। तो दूसरा काम क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं, उनको छांटते हैं, छांट कर जो समान गुण वाले होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। तीसरा है पर्यवेक्षण, तीसरा है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण और प्रयोग, पर्यवेक्षण और प्रयोग। तीसरा है पर्यवेक्षण और प्रयोग, यानी कि हम अब क्या करते हैं? उसका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन वनस्पतियों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण करने के पश्चात
हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार देखते हैं। जैसे कि हमने सरसों के फूल को लिया, उसमें हम विभिन्न जो पार्ट होते हैं उन पार्टों का निरीक्षण करते हैं, जैसे कि वाय दल हो गया, दलपुंज हो गया, इसी तरह से उसकी जायांग हो गया, जो जायांग हो गया। तो विभिन्न पार्ट होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के पश्चात हम प्रयोग करते हैं, यानी कि एक नहीं, हम 100 सरसों के फूल लेंगे, 100 सरसों के फूल लेंगे और 100 सरसों के फूलों पे पर्यवेक्षण करेंगे, उसका पर्यवेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि ये 100 पुष्प में एक ही प्रकार के पार्ट हैं, दल, वाय दल, दलपुंज, जायांग, ये सब जितनी उसकी पत्तियां होती हैं सब एक ही प्रकार की हैं, एक ही जात की हैं, एक ही प्रकार की हैं। तो हम पर्यवेक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करने के बाद प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के पश्चात हम उसका जब प्रयोग करते रहते हैं तो उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते रहते हैं, सत्यापन करते रहते हैं, सत्यापन। प्रयोग करने के बाद हम उसका सत्यापन करते रहते हैं। सत्यापन, जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लिया, हाइड्रोजन के 2 पार्ट ले लिए। ये हमारा क्या, हाइड्रोजन के 2 पार्ट लिए हमने, यानी कि H2+O, हाइड्रोजन के 2 पार्ट लिए, ऑक्सीजन के 1 पार्ट लिए। ये हो गया तथ्य संकलन हो गया हमारा। दूसरा क्या है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण, हाइड्रोजन के गुण अलग होते हैं, ऑक्सीजन के गुण अलग होते हैं। फिर निरीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसको बार बार मिलाते हैं, H2+O को बार बार मिलाते हैं। इसको हम देखते हैं कि इसका सत्यापन हम कर लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। यानी कि H2+O को मिलाने से क्या बनता है, H2O, यानी कि जल बनता है। H2O को मिलाने से क्या बनता है, जल बनता है, यानी कि पानी बनता है। यही जल हम हर जगह बनाते हैं, यही प्रयोग हम हर जगह करते हैं। यानी कि जो सत्यापन है, इसका हम सत्यापन, वेरिफिकेशन हर जगह करेंगे। भारत में करेंगे, चीन में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, जापान में करेंगे, यानी कि पूरे विश्व में कहीं भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि एक ही बातें सामने आती हैं, वो कौन सी बात है कि H2 और O को मिलाने पर क्या बनता है, H2O बनता है, जल बनता है। यानी कि ये सत्यापन इसका हो गया। और सत्यापन करने के पश्चात जो 5वां चरण होता है, हम सामान्यीकरण कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं, यानी कि इसको हम निष्कर्ष कहते हैं। एक निष्कर्ष निकाल देते हैं, और यह निष्कर्ष सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, भली भांति पुनरीक्षित प्रयोग और पर्यवेक्षण पर आधारित होता है। यह जो निष्कर्ष होता है, जो सामान्यीकरण करते हैं, यह भली भांति परीक्षित होता है, पर्यवेक्षण पर आधारित होता है, कई बार प्रयोग किया होता है। तो हम ये सामान्यीकरण कर देते हैं कि H2 और O को मिलाने से क्या बनता है, जल बनता है। इसको कोई भी बनाए, हम बनाए, चाहे आप बनाए, चाहे कोई छोटा बालक बनाए, चाहे कोई भी बनाए, कोई भी व्यक्ति बना सकता है इससे यौगिक को, यानी कि H2+O को मिलाकर जल ही बनता है। कोई भी बनाए, जल ही बनता है। तो ये क्या है, ये साइंस है, यानी कि सर्वमान्य सिद्धांत पाए जाते हैं, ये थ्योरी पाई जाती है। जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत हम ले सकते हैं, उत्प्लावन का सिद्धांत ले सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ले सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ले सकते हैं। ये विभिन्न विद्वानों ने, जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में, विभिन्न विद्वानों ने जो अपने निष्कर्ष दिए हैं, वह निष्कर्ष क्या है, सर्वमान्य सत्य हैं। वह हम आज 100 साल के बाद भी वह प्रयोग करें तो हमें वही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये विज्ञान होने के लिए इतनी शर्तें आवश्यक होती हैं, किसी भी विषय को विज्ञान होने के लिए। यानी कि तथ्यों का संकलन हो, वर्गीकरण किया गया हो, पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, सत्यापन हो, सामान्यीकरण हो, यानी कि निष्कर्ष निकाला गया हो। तो इस आधार पर हम प्रयोग कर सकते हैं, और इसी शर्तों के अधीन हम किसी विषय को क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। किसी विषय को हम क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। अब हम यह अध्ययन करते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं, राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं, के राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में, विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, यानी कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसके पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। तर्क कैसे दे सकते हैं,
राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दे सकते हैं। हम ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। इसमें देखिए विज्ञान क्या, हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी हम प्रयोग करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद हम जाकर कोई निष्कर्ष देते हैं। लेकिन हम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के भांति विज्ञान नहीं मान सकते, जो प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति हम नहीं मान सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की भांति नहीं मान सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान क्या है? ये सत्य होते हैं, घटनाओं पे आधारित होते हैं, सटीक होते हैं, इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन हम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से विज्ञान होने का तर्क लागू कर सकते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान मान सकते हैं आंशिक रूप से, क्योंकि इसमें भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न पद्धतियां हैं, पर्यवेक्षणात्मक है, तुलनात्मक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, आगमनात्मक पद्धति है, निगमनात्मक पद्धति है, विभिन्न पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। और इन पद्धतियों का प्रयोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया, जैसे कि अरस्तु है, मॉन्टेस्क्यू है, लॉर्ड ब्राइस है, इन सबके द्वारा किया गया, इन सबके द्वारा प्रयोग किया गया। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का पर्यवेक्षण किया, 158 देशों के संविधानों का निरीक्षण किया, अध्ययन किया, पर्यवेक्षण किया, और उसने यह पाया कि किसी भी देश में संयत प्रजातंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। संयत प्रजातंत्र, उसने यह निष्कर्ष निकाला। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात उसने यह निष्कर्ष निकाला कि संयत प्रजातंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया, इंग्लैंड के संविधान का अध्ययन किया, और उसने यह पाया, मॉन्टेस्क्यू ने यह पाया कि इंग्लैंड में नागरिकों की स्वतंत्रता का मुख्य कारण क्या है कि वहां का शक्ति पृथक्करण है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या पाया कि इंग्लैंड में नागरिकों की स्वतंत्रता का मुख्य कारण है, नागरिक जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करते हैं, इसका मुख्य कारण है कि वहां पे शक्ति पृथक्करण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग है। तो उसने पर्यवेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। तो इसी तरह से हम तुलनात्मक पद्धति को ले सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति यानी कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति को ले सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हम विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना कर सकते हैं, विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना कर सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना कर सकते हैं। तुलना करके विभिन्न देशों की अच्छाइयों को बाहर ला सकते हैं, अच्छाई और बुराई यानी गुण और दोषों को हम गुण और दोषों से अवगत हो सकते हैं। हम भारत के संविधान का अध्ययन कर सकते हैं, चीन के संविधान का अध्ययन कर सकते हैं, अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर सकते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करने के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान समय में हर जगह प्रत्येक देश की शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र ही सफल शासन व्यवस्था सिद्ध हुई है। लोकतंत्र ही सफल शासन व्यवस्था सिद्ध हुई है। हम देखते हैं कि हर जगह लोकतंत्र हैं, तानाशाही की सरकारें जो हैं, कुलीनतंत्री सरकारें हैं, राजतंत्री सरकारें हैं, आज असफल सिद्ध हो रही हैं, आज असफल सिद्ध हो रही हैं। हम देखते हैं कि राजतंत्र के विरुद्ध हर जगह हर देशों में व्यापक जनक्रांति होती है, उनका तख्ता पलट किया जाता है, और उसके पश्चात वहां पर लोकतंत्री सरकारें स्थापित की जाती हैं। जैसे कि नेपाल राजशाही व्यवस्था वाला देश था, लेकिन 2002 में वहां भी शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और वहां का संविधान बनने लगता है। आज हम नेपाल में भी लोकतंत्र देख सकते हैं। चीन में भी कभी राजतंत्री रहा, भारत में राजतंत्र रहा, हर जगह राजतंत्र रहा, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्री शासन व्यवस्थाएं ही स्थापित हो सकती हैं। और यही हमारे लिए श्रेष्ठकर है, यही हमारे लिए अच्छाई है कि लोकतंत्र ही शासन व्यवस्था रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि तुलनात्मक पद्धति के द्वारा विभिन्न देश की शासन व्यवस्थाओं का हम एक तुलनात्मक स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करके हम सबसे अच्छी शासन व्यवस्थाओं से अवगत हो सकते हैं। आज हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड क्या है? एक छोटा सा देश है। वह लोकतंत्र का पुश्तैनी घर कहा जाता है। सबसे ज्यादा सफल हुआ है लोकतंत्र तो स्विट्जरलैंड में, इसीलिए स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहते हैं, लोकतंत्र का घर कहते हैं। आज भी वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और किसी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अमेरिका में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसी तरह से हर देशों में है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इस तरह से हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। इतिहास के आधार पर आकलन करके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। इतिहास के आधार पर आकलन करके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें भविष्यवाणी की संभावनाएं नहीं है। इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी इसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। भविष्यवाणी की संभावना, भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त कर सकते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है। जैसा कि फाइनर ने कहा है कि निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती परंतु संभावना व्यक्त की जा सकती है। निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है। और इसी तरह से ब्राइस यानी कि फाइनर कहते हैं, फाइनर लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी तो की जा सकती है। यानी कि भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी तो निश्चित है, भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी तो निश्चित है, परंतु राजनीति में संभावना व्यक्त की जा सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है। यानी कि राजनीति विज्ञान में संभावना से अधिक हम कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान की तुलना हम बिल्कुल मौसम विज्ञान से कर सकते हैं। मौसम विज्ञान से कर सकते हैं, मौसम विज्ञान से कर सकते हैं राजनीति की तुलना। जिस तरह से हम मौसम विज्ञान को देखते हैं कि मौसम विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है, आज बादल छाए रहेंगे, फला जगह बारिश हो सकती है, या सूखा पड़ सकता है, या आपदा आ सकती है, सुनामी आ सकती है। मौसम विज्ञान मौसम का अध्ययन करके यह पता लगाता है और भविष्यवाणी करता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी निश्चित नहीं रहती है, निश्चित नहीं रहती है। वह कहता है कि बादल छाए रहेंगे या बारिश होगी, तो हो सकता है कि कहीं बारिश हो, कहीं बादल छाए रहें, कहीं सूखा पड़े, यानी कि निश्चित नहीं रह सकती है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन फिर भी मौसम विज्ञान क्या है? एक विज्ञान है। इसी तरह से हम राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान कर सकते हैं। हम राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि सरकारों का अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं यह सरकार सफल है या असफल है। पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनमत का पता लगा के हम यह कह सकते हैं कि कौन सी सरकार आ सकती है, किस सत्ता परिवर्तन हो सकता है या नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो एग्जिट पोल होता है, चुनाव के समय एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल जाकर फील्ड में जाता है, सर्वे करता है, वह लोगों से पूछताछ करता है, क्वेश्चनेयर तैयार करता है, लोगों से पूछताछ करता है और पूछताछ करके अपने पर्यवेक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा आप जरा यह पता लगाता है कि किस सरकार की सबसे अधिक सीट आ रही है। हम देखते हैं ना उसमें एग्जिट पोल में कि एग्जिट पोल ये बताता है कि भाजपा की इतनी सरकार है, इतनी सीटें आ रही हैं, सपा की इतनी आ रही है, कांग्रेस की इतनी आ रही हैं। ये हालांकि वो भविष्यवाणी तो कर रहे हैं लेकिन एकदम सटीक भविष्यवाणी नहीं, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर रहे होते हैं। हाँ, और हम यह भी देख सकते हैं कि सर्वे में यदि पाया गया कि फला पार्टी को इतनी अधिक सीटें हैं तो उतना तो नहीं आया है, लेकिन सबसे अधिक हर पार्टी की अपेक्षा अधिक सीटें आई हैं, यह संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो हम विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करके हम राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकता को सिद्ध कर सकते हैं। वैज्ञानिकता, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता, यानी कि हम वैज्ञानिकता को सिद्ध कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, कि विज्ञान है। वैज्ञानिकता को सिद्ध कर सकते हैं, वैज्ञानिकता को सिद्ध कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, कि विज्ञान है। हम विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं
और घटनाओं का अध्ययन करके कार्य और करण का संबंध स्थापित करते हैं, कार्य और करण में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि सरकार की कोई नीतियां असफल होती हैं तो क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, यानी कि कार्य क्या है, नीतियों का असफल होना, करण क्या है, क्यों होती हैं, यानी कारण क्या है, क्यों होती हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं और इसकी स्टडी करके हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी भी वैज्ञानिक विधियां हैं, पर्यवेक्षणात्मक है, तुलनात्मक है, ऐतिहासिक पद्धति है, और जितनी भी विज्ञान के लिए होने के लिए जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो कंडीशन हमने आपको बताई, उस कंडीशंस के आधार पर यह तय कर सकते हैं, उन सारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं और करके भविष्यवाणी कर सकते हैं, संभावनाओं की पता लगा सकते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसीलिए लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है। और मुनरो ने भी कहा है कि बहुत से राजनीति विज्ञान जिन्हें हम प्रयोग या मानव प्रभाव की उपज मानते हैं वस्तुतः राजनीतिक नियमों के समान हैं, राजनीतिक नियमों के समान, यानी कि बहुत से विज्ञान जो हैं, बहुत से जो राजनीतिक विज्ञान हैं जिन्हें हम मानव संजोग की उपज मानते हैं, वह सब राजनीतिक नियमों की ही देन है। यानी कि राजनीतिक नियम जो होते हैं, नियम आते रहते हैं, फिर बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, प्रयोग होते रहते हैं। यानी कि ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या है कि हमारे पास प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से कोई लैब नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए पूरा विश्व ही प्रयोगशाला है। यह पूरा विश्व ही प्रयोगशाला है। हम पूरे विश्व में प्रयोग करते रहते हैं, अपने देश में प्रयोग कर सकते रहते हैं। यह देश ही हमारे लिए प्रयोगशाला है। हम देश में प्रयोग करते रहते हैं और देश में प्रयोग कर नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। यानी सरकार की जो नीतियां होती हैं, संविधान में जो परिवर्तन होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे विश्व में, हमारे समाज में, ये सब प्रयोग ही होते रहते हैं और इसी प्रयोग के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी तरह से फ्रेडरिक पोलक का कहना है, फ्रेडरिक पोलक का कहना है कि जिस तरह से नीति विज्ञान है, जिस तरह से नीति विज्ञान, इन्होंने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान से संज्ञा दिया है, नीति विज्ञान के समकक्ष माना है। जिस तरह से नीति विज्ञान है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान भी क्या है, एक विज्ञान है। जिस तरह से नीति विज्ञान है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के पक्ष में हम लोगों ने इतना विश्लेषण किया कि राजनीति विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जो भी राजनीति शास्त्री होता है, जो भी राजनीति का विद्वान होता है, वह अपने अध्ययन में, अपने शोध में, अपने रिसर्च में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ही वह अध्ययन करता है और तब वह उस विषय में वैज्ञानिकता आ सकती है। जिस विषय को में हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे उस विषय में वैज्ञानिकता आ सकती है। तो राजनीति विज्ञान में भी हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी हम तथ्यों का संकलन करते हैं, परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, सत्यापन करते हैं, फिर एक सामान्य सिद्धांत निकाल सकते हैं और एक भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। राजनीतिक घटनाओं का आकलन करके हम भविष्यवाणी का आकलन कर सकते हैं, भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मान सकते हैं। अब राजनीति विज्ञान के विपक्ष में तर्क। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को, कुछ ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है, जैसे कि बकल हैं, काम्टे हैं, मैटलेन हैं। विपक्ष में कौन तर्क दे रहे हैं? बकल हैं, काम्टे हैं, मैटलैंड हैं। बकल हैं, काम्टे हैं, मैटलैंड हैं। विपक्ष में तर्क बकल है, काम्टे हैं, मैटलैंड है। बकल और काम्टे, मैटलैंड ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। जैसा कि बकल का कहना है
कि राजनीति विज्ञान वर्तमान दशा में विज्ञान होना तो दूर यह कलाओं में भी पिछड़ी कला है। राजनीति विज्ञान होना तो दूर यह कलाओं में भी पिछड़ी कला है। इसी तरह से मैटलैंड कहते हैं कि जब मैं परीक्षा में राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। जब मैं राजनीति विज्ञान में परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं राजनीति विज्ञान के शीर्षक पर खेद होता है। तो इस तरह से मैटलैंड भी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। बकल भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। काम्टे भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान क्यों नहीं है? इसके पक्ष में तर्क दिया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान क्यों नहीं है। इसमें देखिए, पहला कारण क्या है राजनीति विज्ञान नहीं है? पहला कारण है सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव। सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है क्योंकि हम राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांत यानी कि एक निश्चित थ्योरी डेवलप नहीं कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में जितने विद्वान हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सबकी एक ही थ्योरी है, एक ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम सोशल साइंस में या पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट को विकसित नहीं कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को ओके नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक विज्ञानों में H2+O = H2O को डेवलप कर सकते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत है। यह हम प्रयोग अपने घर में करें या बाहर करें, जंगल में करें या फिर 10 मीटर का गड्ढा खोद कर उस कुएं में करें, यही बनेगा। यानी कि H2 और O को मिलाने से H2O यानी कि जल ही बनेगा। यह क्या है? सर्वमान्य सत्य है। यह सर्वमान्य सत्य है। यह हर जगह यही बनेगा। आप चाहे अमेरिका में करें चाहे इंडिया में प्रयोग करें। तो हम राजनीति विज्ञान में इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजनीति विज्ञान क्या है? यह किसी वस्तुओं का अध्ययन नहीं है, पदार्थों का अध्ययन नहीं है, जड़ का अध्ययन नहीं है। यह किसका अध्ययन है? मनुष्यों का अध्ययन है। यह मनुष्यों का अध्ययन है और मनुष्य के व्यवहार दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के आचरण भी परिवर्तित होते हैं। इसी तरह से मनुष्य की राजनीतिक क्रियाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। तो इस तरह से मनुष्य के राजनीतिक क्रियाओं का हम कोई एक सामान्य थ्योरी डेवलप नहीं कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है मापन संभव नहीं है, मापन असंभव है। राजनीति विज्ञान में मापन असंभव है, मापन असंभव है। जिस तरह से हम नेचुरल साइंस में विभिन्न वस्तुओं का हम मापन कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का एक पार्ट, नाइट्रोजन इतने ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन को लेने से हम अमोनिया बना सकते हैं। यह हम क्या कर सकते हैं? ये हम पदार्थों को लेते हैं, मटेरियल को लेते हैं और विभिन्न मटेरियल को लेके हम विभिन्न यौगिक बना सकते हैं। सही नाप लेकर हम निश्चित यौगिक बना सकते हैं। लेकिन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या समाज विज्ञान के अंतर्गत ऐसा कोई मापन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह किसका अध्ययन है? मनुष्यों का अध्ययन है, राज का अध्ययन है, राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, मनुष्य के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन है, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। मनुष्य के हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है? मनुष्यों का अध्ययन है। तो मनुष्यों का हम सही मापन नहीं कर सकते। यानी कि मनुष्य कब गुस्सा, उसका गुस्सा, क्रोध, प्रेम, आवेग, संवेग, तृष्णा, ईर्ष्या, इन सब का मापन नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य के जो ये संवेगी भावनाएं होती हैं, संवेगी ग्रंथियां होती हैं, उन संवेगी ग्रंथियों से निकलने वाली भावनाएं, उन भावनाओं का मापन हम नहीं कर सकते हैं, सटीक मापन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यह विज्ञान नहीं है। जबकि जीव विज्ञान में हम मापन कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति बीमार है तो उसको कितनी डोज दिया जाए। यानी कि मनुष्य अगर बीमार होता है तो उसकी दवा को कितनी खुराक देनी चाहिए, कितनी खुराक देने से वह ठीक हो सकता है, इसका हम मापन कर सकते हैं। विभिन्न रसायन बनाने में हम मापन कर सकते हैं, रसायन फिजिक्स में मापन कर सकते हैं, दूरी का मापन कर सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मापन कर सकते हैं, चंद्रमा की दूरी का मापन कर सकते हैं,
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य और कारण का संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह मनुष्यों का अध्ययन है, इसमें मनुष्य प्रधान है। इसी तरह से तीसरा बिंदु है भविष्यवाणी की असंभावना। भविष्यवाणी की असंभावना, हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जबकि हम मौसम विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं, और विभिन्न जो नेचुरल साइंस होते हैं उस नेचुरल साइंस के अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में या सोशल साइंस में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हम यह नहीं कर सकते हैं कि कब दिन होगी, कब रात होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, कब बारिश होगी, कब तूफान आने वाला है। इस तरह से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह किसका अध्ययन है? राज्य और मनुष्यों का अध्ययन है, राज्य और मनुष्यों का अध्ययन है। इसलिए इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कब सत्ता परिवर्तन होगा, कब कौन सी सरकार आएगी, कौन सा व्यक्ति सबसे उत्तम शासन कर सकता है। एक दलीय शासन व्यवस्था सही हो सकती है, या द्विदलीय शासन व्यवस्था सही हो सकती है, या बहुदलीय शासन व्यवस्था सही हो सकती है, कि कौन सी शासन प्रणाली सही हो सकती है। लोकतंत्र सफल हो सकता है, या राजतंत्र या कुलीन तंत्र सफल हो सकता है। कौन सी शासन प्रणाली सफल हो सकती है, इसमें हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए यह भी विज्ञान नहीं है, यह विज्ञान नहीं है। जैसा कि बर्क कहता है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। बर्क का कहना है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता है, और हम राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? यह मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है, मनुष्य के गतिविधियों का अध्ययन है। यह व्यवहार परिवर्तित होते रहते हैं। आज मनुष्य कुछ है, आज राजनीतिक पार्टी कुछ है, कल राजनीतिक पार्टी का स्वरूप कल कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट है कार्य और करण का संबंध। कार्य और करण, कार्य और करण का संबंध। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कार्य और करण का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल साइंस में हो सकता है। यह किस में हो सकता है? नेचुरल साइंस में हो सकता है कि दिन क्यों होते हैं, रात क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, तूफान क्यों आता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, भूकंप कैसे होता है। विभिन्न घटनाएं जो होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उस प्राकृतिक घटनाओं में हम कार्य और करण का संबंध स्थापित कर सकते हैं, कार्य और करण का स्थापित कर सकते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जन असंतोष कब होगा, जन असंतोष कब होगा, जन असंतोष कब होगा, या युद्ध कब होगा, विद्रोह कब होगा, विद्रोह कब होगा, और इनके घटनाओं के पीछे क्या कारण है। हम देखते हैं कि युद्ध के पीछे कई कारण हो सकते हैं, एक कारण हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके पीछे एक निश्चित कारण होता है। लेकिन जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो दल परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, संविधान परिवर्तन होता है, जो विद्रोह होता है, युद्ध होता है, इसमें अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए हम इसमें कार्य और करण का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है मतैकता का भाव। जिस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञानों में एक मतता देख सकते हैं, एक मतता देख सकते हैं, यानी कि जो मतैकता होती है वह मतैक होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट पे सारे विद्वान सहमत होते हैं, सारे विद्वान सहमत होते हैं, यानी कि सारे के मत एक होते हैं। जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया और आज तक चला आ रहा है, आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। उत्प्लावन का नियम उत्प्लावन ने दिया, आज तक चला आ रहा है। डार्विनवाद है, लेमार्कवाद है, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने कब दिया, आज तक उस नियमों का फॉलो होता रहा है, आज तक फॉलो हो रहा है। सभी लोग उसी नियमों के आधार पे चलते हैं। आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने जो दिया है उसी आधार पे हम एक थ्योरी डेवलप हो गई है, एक थ्योरी डेवलप हो गई है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गई है। उसी कॉन्सेप्ट को आधार मानकर व्यक्ति, वैज्ञानिक, डॉक्टर जो होते हैं वह अपना रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिकल साइंस में, इस राजनीति विज्ञान में हम मतैकता का अभाव नहीं, कोई उदारवाद को अच्छा मानता है, कोई समाजवाद को मानता है, कोई मार्क्सवाद को मानता है, कोई लोक कल्याणकारी राज्य को मानता है, तो कोई अराजकतावाद को अच्छा शासन व्यवस्था मानता है। तो विभिन्न जितने विद्वान हैं
सारे विद्वानों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कोई राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है, कोई लोकतंत्र को मानता है, जैसे कि अरस्तु संयत प्रजातंत्र को मानता है, वह लोकतंत्र को भी नहीं मानता है, वह संयत प्रजातंत्र को यानी मध्यवर्गीय शासन को अच्छा मानता है। प्लेटो राजतंत्र को आदर्श मानता है, हेगल राजतंत्र को आदर्श मानता है। इसी तरह से विभिन्न विद्वानों में मतैक्यता का अभाव पाया जाता है, विभिन्न विद्वानों में मतैक्यता का अभाव पाया जाता है। छठा पॉइंट है वस्तु परकता का अभाव, वस्तु परकता का अभाव। राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने का कारण, न मानने के पीछे एक कारण यह भी है कि वस्तु परकता का अभाव है। जिस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञान में वह वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जड़ का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यह वस्तु परक होते हैं, वह वस्तु परक होते हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और यह प्राकृतिक प्रकृति में सर्वत्र एक समान होते हैं। अमेरिका में जिस तरह से है, जिस तरह से मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो संरचनाएं होती हैं वही भारत में भी मनुष्यों के भी संरचनाएं होती हैं, जीवों की संरचनाएं जो होती हैं, वनस्पतियों की संरचनाएं होती हैं, जो थल पर्वत नदी पहाड़ की जो संरचनाएं होती हैं वह सारी संरचनाएं लगभग करीब एक समान होती हैं, यानी जो प्राकृतिक वस्तु है उन वस्तुओं में समानता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यह वस्तु परक नहीं है, यह आत्म परक है। यह राजनीति विज्ञान क्या है? आत्म परक है, आत्म परक राजनीति विज्ञान है, क्योंकि यह व्यक्तियों का अध्ययन है और व्यक्तियों के व्यवहार परिवर्तित होते रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली हो सकती है या भारत में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली हो सकती है। तो इस तरह से यह देश में संवेगों को प्राथमिकता दी जाती है। हम मनुष्यों के, यह संवेगी प्रधान है, यह संवेगी प्रधान है। हम मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उनके मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने भाषणों में कुछ करता है, कुछ बोल जाता है, लेकिन वो करता नहीं है, वह करता नहीं है, वह भूल जाता है, फिर नई नीतियां अपनाने लगता है। तो इस तरह से इसमें वस्तु परकता का अभाव पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह विज्ञान नहीं है, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी राजनीति एक विज्ञान है। हम इसको प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान क्या है? एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है और हम अपने रिसर्च करने में विधियों को अपनाते हैं, उन वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है? एक विज्ञान कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, विज्ञान या कला। अब राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है? यह विज्ञान है या कला है? राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है? हम आपको बताते हैं कि कला यानी कि आर्ट, पॉलिटिकल साइंस इज आर्ट और साइंस। यह आर्ट साइंस को आपने पढ़ लिया कि विज्ञान है कि नहीं है, विज्ञान है भी और नहीं भी है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। यह कला क्या है? कला, इसको मानने वालों में बकल हैं, वह मानते हैं कि कला क्या होती है। कला क्या होती है? देखिए, कला क्या होता है? कला यानी कि कला का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु को या चीज को सुंदर बनाना, किसी वस्तु या चीज को सुंदर बनाना ही कला है। जिस तरह से व्यक्ति के अंदर जो उसकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को चित्र के माध्यम से उकेरता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, अपने गुणों के आधार पर वह अच्छी वस्तुएं बनाता है। जिस तरह से मूर्तिकार होता है, उसके अंदर कला होती है, वह अपने कला से अच्छी मूर्ति बनाता है, सुंदर से सुंदर वस्तु बनाता है, जीवंत वस्तुएं बनाता है, जीवंत मूर्तियां बनाता है। तो उसकी यह कला है। यानी कला क्या है? किसी भी वस्तु को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना क्या है? यही कला है। किसी भी वस्तु को सुंदर बनाना ही कला है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान भी क्या है? एक कला हो सकती है। राजनीति विज्ञान भी एक कला हो सकती है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य क्या है?
उत्तम जीवन की प्राप्ति। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है? उत्तम जीवन की प्राप्ति। यानी कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है उत्तम जीवन की प्राप्ति। यह उत्तम जीवन जीने में जो जो भी नीतियां बनाती है वह एक कला ही है। यानी कि एक जो राजनीतिज्ञ होता है, राजनीतिक के अंदर कला होती है। जो पॉलिटिशियन होता है उसके अंदर एक कला होती है। अपने कला के द्वारा वह राज्य के नागरिकों के दुखों को दूर कर सकता है, विपत्तियों को दूर कर सकता है, अच्छा प्रशासन कर सकता है, राज्य को चोर और डाकुओं से सुरक्षित कर सकता है, नीतियां बना सकता है, यानी कि राम राज्य ला सकता है। अगर एक राजनीतिज्ञ अपने अंदर राम राज्य ला सकता है अपने राज्य के अंदर, तो वह क्या उसको मानते हैं? एक कलाकार मान सकते हैं हम कि वह कला है। इसी तरह से बल्कि तसल्ली करते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि राज्य के संचालन में, उसके क्रियाओं में इसी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। राज्य के कलाओं में, राज्य के संचालन में, राज्य के प्रशासन में इसका नेतृत्व किया जाता है। इसकी कला के द्वारा ही इसका नेतृत्व किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है? एक कला है। राजनीति क्या है? कला है। मैटलैंड भी कहते हैं, मैटलैंड भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वर्तमान दशाओं में विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी पिछड़ी कला है। यानी कि मैटलैंड कहीं ना कहीं इस राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। यह भले ही पिछड़ी हुई हो लेकिन यह कला मानते हैं। कला का उद्देश्य क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश हम इस पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं। तो इस तरह से विलियम एस लिंगर कहते हैं कि विज्ञान और कला दोनों विरोधी होना आवश्यक नहीं है। कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। विज्ञान और कला दोनों विरोधी होना आवश्यक नहीं है। कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। और इसी तरह से लासवेल और कैटलीन कहते हैं कि कला विज्ञान और दर्शन, कला क्या है? विज्ञान और दर्शन का संगम ही कला है। यानी कि विज्ञान और दर्शन का संगम ही कला है। यह हमें प्रशासन विकसित करता है, प्रशासन करने की कला विकसित करता है कि प्रशासन करने की कला कैसे होना चाहिए, लोग कैसे संतुष्ट होने चाहिए, जनता को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। यह क्या है? एक प्रकार की कला ही है। इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है? विज्ञान और कला यह दोनों है। राजनीति विज्ञान और कला दोनों है। राजनीति विज्ञान, आप लोगों ने राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, राजनीति विज्ञान है या विज्ञान नहीं है, राजनीति कला है या विज्ञान है, ये सबको पढ़ा। अब हम आपको बताते हैं राजनीति विज्ञान की उपयोगिता क्या है। राजनीति विज्ञान की उपयोगिता। राजनीति विज्ञान उपयोगिता क्या है? राजनीति विज्ञान उपयोगी क्यों है? हमारे लिए क्यों है? देश के लिए क्यों है? समाज के लिए क्यों है? व्यक्ति के लिए क्यों है? राजनीति विज्ञान उपयोगी क्यों है? तो राजनीति विज्ञान सबसे पहला यह कार्य करता है, मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। यह मनुष्य के कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, उनके अधिकारों का ज्ञान कराता है, क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी भी है। और वह राज्य में जब गतिविधि करता है तभी उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। जब अधिकारों के बारे में पता चलता है तो उसको कर्तव्यों का ज्ञान होता है। राजनीति विज्ञान जो है हमें उत्तम प्रशासन की कला सिखाता है कि प्रशासन कैसे होना चाहिए। उत्तम प्रशासन की कला राजनीति विज्ञान के द्वारा हम प्रशासन की कला सीख सकते हैं कि प्रशासन कैसे किया जा सकता है, अपनी शक्ति को कैसे बनाया रखा जा सकता है, अपने सत्ता को कैसे बनाया जा सकता है, सत्ता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम उत्तम प्रशासन किस प्रकार कर सकते हैं। तो उत्तम प्रशासन की कला है
यह क्या है, राजनीति विज्ञान हमें बताती है कि हम उत्तम प्रशासन कैसे कर सकते हैं। फिर यह है राज्य और सरकार के बारे में ज्ञान कराता है। राज्य और सरकार, राज्य और सरकार का ज्ञान हमें कराता है। राज्य क्या है, सरकार क्या है, इन सबका यह ज्ञान कराता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान कराता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान कराता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। विभिन्न विदेश में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं, जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन घटनाओं से हम अवगत होते हैं। किसके माध्यम से अवगत होते हैं? राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही अवगत होते हैं। राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीति विज्ञान के माध्यम से हम राजनीतिक चेतना का विकास कर सकते हैं। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं, सरकार के नीतियों के बारे में अवगत करा सकते हैं, सरकार की आलोचनाएं कर सकते हैं, सार्वजनिक सभा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम राजनीतिक चेतना ला सकते हैं। इसके माध्यम से क्या ला सकते हैं? राजनीतिक चेतना ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है उदार मानवीय दृष्टिकोण का निर्माता। उदार मानवीय दृष्टिकोण का निर्माता। उदार मानवीय दृष्टिकोण का निर्माता। राजनीति विज्ञान के माध्यम से हम मानवीय दृष्टिकोण का, उदार मानवीय दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। यानी कि मनुष्यों के बारे में सोच सकते हैं, मनुष्यों के बारे में समझ सकते हैं, मनुष्य के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं, मनुष्य के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम उनके लिए नीतियां बना सकते हैं। 7वां पॉइंट है राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राजनीति के द्वारा हम राष्ट्रीय और जो हमारे संवैधानिक इतिहास होते हैं, उनका ज्ञान हम करते हैं। नागरिकता के विकास में सहयोग, नागरिकता के निर्माण में सहयोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट 8वां है नागरिकता के निर्माण में सहयोग। 9वां पॉइंट समस्याओं का समाधान। जो राजनीति के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करते हैं। राजनीति के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? समस्या और संघर्षों का अध्ययन है। क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, मनुष्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। इसलिए जब मनुष्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है तो उनके बीच वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। जब वैचारिक मतभेद होते हैं तो उनके बीच क्या होता है? संघर्ष होता है। उन्हीं संघर्षों का विभिन्न समस्याएं पैदा होती हैं। उन संघर्षों का समाधान हम किसके माध्यम से करते हैं? राजनीति विज्ञान के माध्यम से करते हैं। प्रशासन का संचालन, हम प्रशासन का संचालन करते हैं। राजनीति विज्ञान हमें यह बताता है कि हम राज्य का प्रशासन कैसे करें, राज्य का कुशल नेतृत्व का विकास कैसे करें, अच्छे नागरिकों का निर्माण कैसे करें, इत्यादि तमाम बातें हम राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही सीखते हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। राजनीति विज्ञान बहुत ही उपयोगी है। जो भी एक राजनीतिज्ञ होता है उसको राजनीति विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जो भी लीडर होता है वह भी राजनीति के दांव पेच को सीखता रहता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान क्या है? ये विभिन्न दृष्टिकोण से व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। स्टूडेंट, यह मेरा राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट पेपर का पहला अध्याय था। अब अगले अध्याय में मैं आपको राज्य के बारे में बताऊंगा कि राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य का परिभाषा क्या है, राज्य की उत्पत्ति क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू।